दोस्तों, कलाम आर्ट्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जो बिहार बोर्ड का जो हिंदी का जो मॉडल पेपर है, तो बिहार बोर्ड के हिंदी के मॉडल पेपर पे हम लोगों ने 35 प्रश्नों को हल किया था, काफ़ी डिटेल्स में ऑब्जेक्टिव। और आज हम लोग 35 से अधिक प्रश्नों को हल करेंगे। ये मॉडल पेपर का दूसरा भाग है। ये वीडियो देखिएगा, एक क्वेश्चन के थ्रू आपका 10 क्वेश्चन तैयार होगा। चलिए, तो 36वां क्वेश्चन है कि तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ था। तुलसीदास जी का जन्म स्थान कहाँ था, ये 36वां प्रश्न है। तो आप जानते हैं कि तुलसीदास जी भक्ति काल के कवि है। तुलसीदास जी किस काल के कवि है? भक्ति काल के कवि है, यानी कि मध्य काल के। और तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के कवि है। तुलसीदास जी किस भक्ति शाखा के कवि है? राम भक्ति शाखा के कवि है। और आपको तुलसीदास जी का पद पढ़ना है। क्या पढ़ना है? तुलसीदास जी का पद। तो ध्यान दीजिएगा, तुलसीदास जी मध्यकाल के कवि हैं, अर्थात भक्ति काल के कवि हैं। तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के कवि हैं। और तुलसीदास जी ब्रज और अवधि दोनों में रचना करते हैं। जैसे रामचरितमानस इनका जो किताब जो है प्रसिद्ध है, वो क्या है? अवधि में है। लेकिन बहुत सारा जैसे गीतावली, कृष्ण गीतावली, ये सब क्या है? ब्रज भाषा में है। कवितावली देखिएगा ब्रज भाषा में है। विनय पत्रिका देखिएगा ब्रज भाषा में है। किसका? तुलसीदास जी का। तो तुलसीदास जी का जन्म हुआ था 1532 में राजपुरा बांदा उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ था? राजपुरा बांदा उत्तर प्रदेश में तुलसीदास जी का जन्म 1532 में हुआ था। और तुलसीदास जी की मृत्यु हुई 1623 ईस्वी में। कब हुआ? 1623 ईस्वी में। तुलसीदास जी की माता का नाम था हुलसी। हुलसी, तुलसीदास जी की माता का नाम हुलसी था। पिता का नाम आत्माराम दुबे था। माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे। और तुलसीदास जी की पत्नी का नाम था रत्नावली। तुलसीदास जी की पत्नी का क्या नाम था? रत्नावली इनकी पत्नी थी। और तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु थे मतलब नरहरिदास। तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु कौन थे? नरहरिदास थे। और तुलसीदास जी के शिक्षा गुरु थे शेष सनातन जी। कौन थे? शेष सनातन जी। और तुलसीदास जी की अगर रचना पूछे तो रामचरितमानस है, जो अवधी भाषा में लिखा गया। कृष्ण गीतावली है, गीतावली है, विनय पत्रिका है, कवितावली है, पार्वती मंगल है ना, जानकी मंगल है, रामलला नहछू है। ये सब क्या है? तुलसीदास जी की रचना है। चलिए, अब अगला है 37वां प्रश्न कि ज्ञानेन्द्र पति का जन्म स्थल कहाँ है। ज्ञानेन्द्र पति का जन्म स्थल कहाँ है? तो देखिए, ज्ञानेन्द्र पति का जो जन्म स्थल जो है, अगर आप देखिएगा तो गोइडा झारखंड में। ज्ञानेन्द्र पति जो गांव का घर, आपके किताब में एक कविता पढ़ना था गांव का घर। तो गांव के घर कविता के कवि कौन है? ज्ञानेन्द्र पति है। और ज्ञानेन्द्र पति का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1950 को। कब? 1 जनवरी 1950 को पथरगामा गोइडा झारखंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? पथरगामा गोइडा झारखंड में। अगर ज्ञानेन्द्र पति की रचना का नाम बताऊं तो संस्यात्मा। ज्ञानेन्द्र पति का एक बहुत फेमस किताब है संस्यात्मा। और इसी संस्यात्मा किताब से ये कविता लिया गया है, गांव का घर। तो संस्यात्मा है, भिनसार है, गंगा तट है, ये सब ज्ञानेन्द्र पति की रचना है ना। अब आप आगे चलिए। अगला प्रश्न है 38वां कि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म स्थान कहाँ है। तो मैंने आपको बताया था कि मुक्तिबोध का जन्म 1917 में हुआ था। कहाँ? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। मुक्तिबोध का जन्म 1917 में सयोपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। मृत्यु हुई थी 1964 में। और मुक्तिबोध प्रथम तार सप्तक के कवि है। और जन जन का चेहरा एक के भी कवि कौन है? मुक्तिबोध है। चलिए, अब अगला प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है। तो दोस्तों, मैं आपको बतला दूं कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान निहालपुर उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद में निहालपुर उत्तर प्रदेश में सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था। और पुत्र वियोग कविता की कवित्री कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान है। 40वां प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर के माता पिता का क्या नाम था। तो देखिए, अर्धनारीश्वर जो हमको निबंध जो पढ़ना था, तो अर्धनारीश्वर निबंध के मतलब लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। रामधारी सिंह दिनकर को हम लोग राष्ट्र कवि कहते हैं। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर का जन्म हुआ था 1908 में। कब हुआ? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 में हुआ था। और मृत्यु हुई थी 1974 में, है ना। रामधारी सिंह दिनकर के अगर माता पिता का नाम देखिए तो माता का नाम था मनरूप देवी। रामधारी सिंह दिनकर की माँ का क्या नाम था? मनरूप देवी इनकी माँ का नाम था। और पिता का नाम था रवि सिंह। पिता का क्या नाम था? रवि सिंह। और पत्नी का नाम था श्यामवती देवी। रामधारी सिंह दिनकर के माता का नाम मनरूप देवी, पिता का नाम रवि सिंह और पत्नी का नाम श्यामवती देवी। चलिए, अगला प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर के बाद कि अज्ञे के माता पिता का क्या नाम था।
तो अज्ञे आप जानते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन अज्ञे, जो रोज कहानी के लेखक है। और रोज एक मनोवैज्ञानिक कहानी है जो पहले गैंग्रीन के नाम से छपा था, लेकिन बाद में इस कहानी का नाम क्या कर दिया गया, रोज कर दिएगा। मालती है, महेश्वर है, टीटी है, लेखक है, ये सब किस कहानी की पात्र है, रोज कहानी की पात्र है। अज्ञे का जन्म हुआ 1911 में, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में अज्ञे का जन्म 1911 में हुआ था। मृत्यु हुई थी 1987 में। और अज्ञे के अगर माता पिता का नाम देखिएगा तो अज्ञे जी का जो माँ का जो नाम था व्यंती देवी, अज्ञे का माँ का क्या नाम था, व्यंती देवी, और पिता का नाम था हीरानंद शास्त्री। अज्ञे की माँ का नाम था व्यंती देवी और पिता का क्या नाम था, हीरानंद शास्त्री। और अज्ञे का पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन अज्ञे, जिन्होंने ताड़ सप्तक का संपादन किया। ताड़ सप्तक जो 4 ताड़ सप्तक निकला था अज्ञे का। चलिए अब अगला प्रश्न है कि जे कृष्णमूर्ति के माता पिता का क्या नाम था। तो देखिए जे कृष्णमूर्ति के माता पिता का क्या नाम था, मैं आपको बता दूं कि जे कृष्णमूर्ति शिक्षा जो आपको निबंध पढ़ना था, शिक्षा निबंध, तो शिक्षा निबंध के मतलब लेखक कौन है, जे कृष्णमूर्ति है। और जे कृष्णमूर्ति की माता का नाम था संजीवम्मा। जे कृष्णमूर्ति की माता का क्या नाम था, संजीवम्मा। और जे कृष्णमूर्ति के पिता का नाम था नारायण जिद्दू। क्या नाम था इनका, नारायण जिद्दू। और जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम था जिद्दू कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था, जिद्दू कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति का जन्म 12 मई 1895 को मदनपल्ली, जो चित्तूर आंध्र प्रदेश है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। किसका, जे कृष्णमूर्ति का, जिसका पूरा नाम था जिद्दू कृष्णमूर्ति। जो शिक्षा नामक निबंध जो आपका है उसके लेखक कौन है, जे कृष्णमूर्ति है। इनकी माँ का नाम संजीवम्मा था और पिता का नाम क्या था, नारायण जिद्दू था। और जे कृष्णमूर्ति एक बहुत बड़े दार्शनिक थे। कौन थे दोस्तों, जे कृष्णमूर्ति एक बहुत बड़े दार्शनिक थे। अब आप आगे चलिए, तो अगला है कि बालकृष्ण भट्ट के माता पिता का क्या नाम था। तो मैंने आपको बताया था कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। बालकृष्ण भट्ट बातचीत के लेखक है। बातचीत जो हमारा निबंध है, पहला चैप्टर ही हमारा बातचीत ललित निबंध, तो बातचीत ललित निबंध के लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट है। और बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के लेखक है। किस युग के लेखक है, भारतेंदु युग के लेखक है। बालकृष्ण की माता का नाम था पार्वती देवी। क्या नाम था, पार्वती देवी। और बालकृष्ण के पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। क्या था पिता का नाम, बेनी प्रसाद भट्ट, है ना। बातचीत पाठ में है ना कि बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है, तो बातचीत उत्तम करने का सबसे उत्तम तरीका है कि मनुष्य स्वयं से, खुद से, अपने आप से बातचीत करना। बातचीत का एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, यानी कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन से आप क्या समझते हैं। तो यूरोप के लोगों में, यानी कि यूरोप के लोगों में जो बातचीत करने की जो कला पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। अब आप आगे चलिए, बोलता है कि जयशंकर प्रसाद के पिता का क्या नाम था। तो जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के कवि है ना। जयशंकर प्रसाद जो तुमुल कोलाहल कलह में, ये जयशंकर प्रसाद कल मैं बताया था। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में वाराणसी में हुआ था। मृत्यु हुआ था 1937 में। जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम था देवी प्रसाद साहू। क्या नाम था, देवी प्रसाद साहू। जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम था। कामायनी है, झरना है, लहर है, आंसू है, ये सब किसका है, जयशंकर प्रसाद का काव्य है। चलिए, तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु कौन थे। मैंने आपको बताया था कि तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु थे नरहरिदास। कौन थे, नरहरिदास। और तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु नरहरिदास थे। और शिक्षा गुरु थे शेष सनातन जी। शिक्षा गुरु कौन थे, शेष सनातन जी। और सूरदास जी के गुरु थे वल्लभाचार्य। पूछा जाता है एग्जाम में कि सूरदास जी के गुरु कौन थे, वल्लभाचार्य थे। और नाभादास जी के गुरु कौन थे, नाभादास जी के गुरु थे अग्रदास। कौन थे, अग्रदास थे नाभादास जी के गुरु। और अगर पूछे कि जायसी का गुरु कौन था, तो शेख मुहिदी ये जायसी के गुरु थे। चलिए अब अगला प्रश्न में आइए कि जारा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करते। ये किस मतलब कहानी का पंक्ति है, तो उसने कहा था, कहानी का पंक्ति है कि जारा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिलता। ये किसने कहा था, तो वजीरा सिंह ने कहा। सूबेदारनी किस कहानी की पात्र है, उसने कहा था कि कहानी की पात्र है। जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो कहानी है उसने कहा था। उसमें लहना सिंह है, सूबेदारनी है, हजारा सिंह है, कीरत सिंह है, बोधा सिंह है, ये सब किस कहानी के पात्र है, उसने कहा था कहानी के पात्र है। अगला है नारी और नर एक ही द्रव्य में ढली दो प्रतिमाएं हैं। ये किसकी पंक्ति है, किस कहानी की, ये तो नारी और नर एक ही द्रव्य में ढली दो प्रतिमाएं हैं। ये रामधारी सिंह दिनकर के अर्धनारीश्वर की ये पंक्ति है। किसकी है, अर्धनारीश्वर की। कामनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है, किस पाठ की पंक्ति है,
तो कामनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है, ये अर्धनारीश्वर निबंध का ही पंक्ति है। अगर आप पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि अगर पुरुष अगर नारी का गुण प्राप्त कर ले तो वह देवता हो जाता है, लेकिन अगर नारी पुरुष का गुण प्राप्त कर ले तो वह राक्षस हो जाती है, राक्षसनी। ये कौन कहा था? प्रेमचंद ने कहा था। नारी की पराधीनता कब से शुरू हुई? ये भी प्रश्न बनता है इस चैप्टर से कि नारी की पराधीनता कब से शुरू हुई? तो जब से पुरुषों ने कृषि कार्य करने का शुरू किया, जब से पुरुषों ने खेती बाड़ी कार्य करने का शुरू किया, तब से नारी की पराधीनता शुरू हो गई। अब अगला है कि तेरे कुरमई हो गई है, किस पाठ की पंक्ति है? तो उसने कहा था कहानी की पंक्ति है। जो लहना सी बार बार सूबेदारनी से बचपन में पूछता है कि क्या तेरी कुरमई हो गई है, मतलब क्या तेरी विवाह हो गई है, ये क्या है? उसने कहा था कहानी की पंक्ति है। अब आगे देखिए, ये जो व्याकरण आ गया 50 नंबर के बाद मॉडल पेपर में कि त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो बहुत दुखी होना, या ये भी होता है सहायता के लिए भगवान को बुलाना, या बहुत दुखी। कान देना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो देख दोस्तों, कान देना मुहावरे का अर्थ होता है ध्यान देना। क्या देना? कान देने का अर्थ ध्यान देना, कान काट के नहीं देना। कान देने का अर्थ होता है ध्यान देकर के कोई बात को सुनना। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो खुशियाँ मनाना या आनंद मनाना, ये है। अब अगले हैं कि एक पंथ दो काज मुहावरे का अर्थ क्या है? तो एक साथ दो कार्य होना, एक साथ दो काम काज होना। जी चुराना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो किसी काम से भागना। जी चुराने मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? किसी काम से भागना। लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? परंपरावादी होना। लकीर का फकीर होना मतलब परंपरावादी होना। नायक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो नायक का संधि विच्छेद हो जाएगा नय जोर अक। क्या हो जाएगा? नय जोर अक। अब देखिए, उद्गम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उद्गम व्यंजन संधि है, उत जोर गम, तो में हलंत हो जाएगा, उत जोर गम, ये व्यंजन संधि है। जगदानंद का क्या हो जाएगा? व्यंजन, मतलब ये व्यंजन संधि है जगदानंद। तो जगत जोर आनंद, तो में हलंत हो जाएगा, जगत जोर आनंद, इसका हो जाएगा। अब महाशय का संधि विच्छेद क्या है? तो महाजोर आशय, महाशय का क्या हो जाएगा? महाजोर आशय। मनोहर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? मनोहर, तो मनह जोर हर, मनोहर का क्या हो जाएगा? मनह जोर हर। अब अगला है कमलेश का संधि विच्छेद क्या है? तो कमल जोर इस, कमल जोर इस दीर्घ। अब जगत शब्द का विशेषण क्या है? तो जागतिक हो जाएगा जगत का विशेषण। आधार का विशेषण क्या हो जाएगा? आधारित हो जाएगा। संस्कृत का विशेषण क्या हो जाएगा? संस्कृति हो जाएगा। संस्कृत का विशेषण क्या हो जाएगा? संस्कृति हो जाएगा। अग्नि शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? आग्नेय, क्या हो जाएगा? आग्नेय। दिन शब्द का विशेषण क्या होगा? दिन का दैनिक हो जाएगा। देखिए, गरीब का विशेषण गरीबी, दिन का दैनिक, है ना, सप्ताह के साप्ताहिक, है ना, अमीर के अमीरी, दुख के दुखी, खुश के खुशी, ये सब क्या है? विशेषण बनेगा, है ना। अब देखिए आप, फीसदी में उपसर्ग क्या है? तो फी दीर्घी कार लगेगा, फीसदी में फी उपसर्ग है दीर्घी। बिन देख शब्द में क्या उपसर्ग है? तो बिन देख में बिन उपसर्ग लगा है आगे, है ना। नाचीज में कौन सा उपसर्ग है? तो ना उपसर्ग। उपसर्ग उसको बोलते हैं जो शब्द के पहले लगे। जैसे मान लीजिए प्रतिकूल, प्रति उपसर्ग है ना। उपवन, उपवन में उप उपसर्ग लगा है ना। ये आजीवन, आजीवन में आ उपसर्ग लगा है ना। प्रकाशित में प्र उपसर्ग, उपसर्ग उसको बोलते हैं जो शब्द के पहले लगे, और पढ़ते उसको बोलते हैं जो शब्द के बाद में लगे। जैसे खिलाड़ी में आड़ी पढ़ते हैं, मिठास में आस पढ़ते हैं, पढ़ाई में आई पढ़ते हैं, लिखाई में आई पढ़ते हैं, दिखावट में आवट पढ़ते हैं, है ना। तो पढ़ते शब्द के अंत में लग के उसके अर्थ को बदलता है, लेकिन उपसर्ग जो होता है जो शब्द के पहले लग करके शब्द के मूल अर्थ को क्या करता है? बदल देता है, उसको उपसर्ग कहते हैं। तो देखिए, पढ़ने वाला में कौन सा पढ़ते हैं? तो वाला पढ़ते हैं पढ़ने वाला में। खिलाड़ी में कौन सा पढ़ते हैं? तो खिलाड़ी में आड़ी पढ़ते हैं, खिलाड़ी, है ना। दिखावट में कौन सा पढ़ते हैं? तो आवट पढ़ते हैं। अब देखिए, शुद्ध शब्द करना था तो संसार, इसमें शुद्ध शब्द होगा मॉडल पेपर में, क्योंकि स के ऊपर बूंदा है और संसार अनुस्वार। निम्न में से शुद्ध शब्द तो अशुद्ध शब्द तो पुरुष इसमें दिया गया है। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के 6 भेद होते हैं, जानते हैं आप। सभापति का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? सभापतिनी हो जाएगा। नायक का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? नायिका हो जाएगा, नायक का स्त्रीलिंग, है ना। अब आगे देखिए, अधिनायक में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो मैं अभी आपको बतलाया, अधिनायक में अधि उपसर्ग लगा है। कौन सा उपसर्ग लगा है? अधि। अब बोलता है अधिकार में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो अधिकार में भी अधि उपसर्ग लगा है। तो दोस्तों, इस तरीका से अगर आप देखिएगा तो आज हम लोगों ने कुल 80 प्रश्नों को सोल्व किया है ना। अब फिर भी बच चुका है 20 क्वेश्चन। क्या करूँ, वीडियो लंबा हो रहा है, फिर कल बताऊंगा इसका मॉडल पेपर। फिर हम हिस्ट्री के लिए चलेंगे, और साइंस का भी मॉडल पेपर, कॉमर्स का भी मॉडल पेपर, हिंदी का सारे मॉडल पेपर को लागू मैं विस्तार में उसको सोल्व कर दूंगा। दोस्तों, आप लोगों से एक बात करनी थी 5 मिनट,
कि जैसे कि देखिए इन चीज़ों में क्या होता है, जो वीडियो बनाता हूँ, मेरे वीडियो का बहुत सारे लोगों को ये वीडियो बहुत बच्चों के लिए हेल्पफुल भी है और बहुत सारे लोग इस वीडियो का विरोध भी करते हैं। बहुत सारे लोगों को मन में तकलीफ़ होता है कि ये टीचर मतलब इस यूट्यूब पे ऐसे फ्री में पढ़ा रहा है, काफ़ी कॉन्सेप्ट दे करके बच्चों को। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर आपका पीछे का फ्लैशबैक दीवार-उवार दिखता है, अच्छा नहीं है। आप कैमरा से वीडियो बनाइए, वीडियो की एडिटिंग कीजिए ये। दोस्तों मेरा मानना है कि क्लास भले ही झोपड़ी का हो, मड़ैया का हो या कुछ भी हो, ऊँची दुकान फीकी पकवान नहीं, सिर्फ़ क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। मैं आपको अच्छा पढ़ाऊँ, चाहे कैमरा में पढ़ाऊँ, चाहे वन में पढ़ाऊँ, चाहे टूटा भूसा वाला घर में पढ़ाऊँ, लेकिन केवल पढ़ाई बेहतर होनी चाहिए। अगर मैं अच्छा कंटेंट दूँगा तो आप उसको अच्छे से पालन कीजिएगा और वो आपके लिए बेहतर होगा। टीचर क्वालिफ़ाइड होनी चाहिए। अगर मेरी क्वालिफ़िकेशन आप जानिएगा तो मैं 10वां में अपने हाई स्कूल का टॉपर रह चुका हूँ। इंटर में भी अपने कॉलेज का टॉपर रह चुका हूँ, बीए में भी और एमए में भी कॉलेज का टॉपर रह चुका हूँ। बीएचयू में जा चुका हूँ, बीएचयू का एंट्रेंस क्वालीफाई करके बीएचयू छोड़ चुका हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रवेश परीक्षा निकाला, पटना यूनिवर्सिटी का प्रवेश परीक्षा निकाला और एमए के दौरान ही यूजीसी नेट क्वालीफाई किया, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम निकाला और अभी मैं रिसर्च करने वाला हूँ। तो दोस्तों इसीलिए मतलब ये आप क्वालिटी को ना देखें बल्कि नॉलेज को देखें, क्योंकि मेरे पास अगर उतना संसाधन होगा तो मैं भी उस हिसाब से वीडियो क्रिएट करूँगा। जी थैंक यू, धन्यवाद।